Hello students, welcome to EduCrux and I am Ritika and in this class we are going to study the fundamental unit of life। हमारा क्लास 9th का हमारा चैप्टर 5th है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी पिछली क्लासेस में बच्चों हमने देखा था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारी सेल है। हमारी जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन सब में सेल जो है वो प्रेजेंट होती है, वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमने देखा कि सेल जो है वो अलग अलग शेप्स और साइजेस की हो सकती है। अलग अलग क्या होंगे, सेल्स की शेप्स होंगे, साइज होंगे और उनके जो फंक्शंस हैं बच्चों वो फंक्शंस भी डिफर करेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे हमने देखा कि सेल जो है, सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, सेल के कंपोनेंट्स हैं। उन्हीं कंपोनेंट्स को हमने बोल दिया सेल ऑर्गेनेलीज। उन्हीं कंपोनेंट्स को हमने बोला बच्चों सेल ऑर्गेनेलीज। मेजर तरीके से जो हर एक सेल में पाए जाएंगे, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो, चाहे वो एक इंसान की सेल हो, चाहे बंदर की सेल हो, चाहे किसी पेड़ की सेल हो, हर एक सेल में 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो कंपलसरी आपको हर एक सेल में देखने को मिलेंगे। वो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है हमारे पास न्यूक्लियस और तीसरा है बच्चों हमारे पास वो साइटोप्लाज्म। तीसरा है हमारे पास साइटोप्लाज्म। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, जो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करेगी, इट रेगुलेट्स। इसका फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करेगी मूवमेंट को। इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स की मूवमेंट को ये रेगुलेट करेगी कि वो मटेरियल्स या तो अंदर जाएंगे या फिर वो बाहर जाएंगे। उनकी एंट्री को और उनकी एग्जिट को रेगुलेट करेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने पिछली क्लास में हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस देखे थे। जब हमने क्या किया, एक सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हमने एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल ने क्या फंक्शन किया, सेल जो थी वो श्रिंक कर गई। सेल जो थी वो श्रिंक कर गई क्योंकि पानी जो था, पानी बाहर की साइड मूव कर गया। क्लियर। उसी के बाद जब हमने किसी एक सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल जो थी वो सूज गई, इट गॉट स्वोलन। और वहीं पर जब हमने एक सेल को क्या किया बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो नो रिजल्ट। जो जैसी सेल थी वो वैसी की वैसी रही। 3 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हमने देखे थे और उन 3 टाइप के सॉल्यूशंस कैसे मूव किया, कैसे वो सेल सूजी, कैसे वो सेल जो है वो श्रिंक हुई, वो हमने देख लिया था। इसी के साथ हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी जिन टर्म्स को हम बोलते हैं, जिन टर्म्स को बच्चों हमने बोला था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में होता है कोई भी मटेरियल की मूवमेंट होगी उसकी खुद की हायर कंसंट्रेशन से उसकी खुद की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ वाटर। जब भी हम डिफ्यूजन ऑफ वाटर की बात करें तो उसको हमने एक अलग टर्म दे दिया है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस समझ जाइए कि ऑस्मोसिस इज नथिंग बट अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर। क्लियर। इतना सब हम हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम कुछ एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी पहली एक्टिविटी है ऑस्मोसिस विद एन एग। तो यहाँ पे जब बच्चों ऑस्मोसिस लिखा है इसका मतलब आप समझ जाइए ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर है। ऑस्मोसिस क्या है हमारे पास, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो ऑस्मोसिस एक एग के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। हमारी एक्टिविटी कहती है रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप उसको एग को डालिए और क्या करना है आपको, इस जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर शेल जो प्रेजेंट होगी अंडे की, वो आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कहा गया द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वो सेल बनी होती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, याद रखना ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद कहा गया है a thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? एक क्या लेना आपको, अंडे को लेना है, उसकी आउटर लेयर हमने निकाल दी, उसको आपको क्या करना है, प्योर वाटर में आपको रख देना है। सिर्फ वाटर जो एकदम प्योर होना चाहिए, पानी में रख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद कहा है व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन्होंने अपना आंसर भी दिया है द एग स्वेल्स बिकॉज द वाटर पासेस इनटू इट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्या था हमारे पास, जब प्योर वाटर है, यहाँ पे क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों मैंने बताई थी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाइयर है। प्योर पानी है तो इसमें सल्यूट जो है वो तो कुछ है ही नहीं, सल्यूट क्या है, 0। तो पानी बाहर ज्यादा है और पानी अंदर क्या है,
अंदर क्या है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कम है, तो पानी मूव करेगा हायर से लोअर की तरफ बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो जब पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो सेल क्या करेगी, सेल सूज जाएगी। तो रिजल्ट क्या हुआ हमारा, द सेल विल गेट स्वोलन। क्लियर। उसके बाद आपको दूसरा कहा गया है, प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग। डी शेल्ड मीन्स का हमने जो कैल्शियम कार्बोनेट वाली जो लेयर है, ऐसे अंडे की कैल्शियम कार्बोनेट वाली लेयर हमने हटा दी है, उसको हम बोलते हैं डी शेल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्ट सोल्यूशन एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। अब हमने दूसरा केस क्या लिया है बच्चों, दूसरा केस हमने लिया है कि हमने एक बीकर लिया, हमने वही अंडा लिया, अंडे को रख दिया, उसमें कहाँ रखा, उसको सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन उसकी हाई है, ठीक है, कहा गया है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन में। 5 मिनट बाद आपको ऑब्जर्व करना है। तो रिजल्ट इन्होंने बताया, ऑब्जर्वेशन का क्या रिजल्ट रहा, अंडा जो है वो श्रिंक हो गया, द एग विल श्रिंक। पूछा गया है क्यों श्रिंक हुआ, ठीक है, इन्होंने खुद ही आंसर दिया है इस चीज का, क्यों श्रिंक हुआ, दैट द वाटर पासेस आउट ऑफ द एग solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated। क्लियर। देखते हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ पे हमारे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन था, क्या हुआ हमारे पास, जब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जब हमारे पास है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बच्चों हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास ये है कि इसमें वाटर जो है वो कम है और इसमें सोल्ट जो है बच्चों वो ज्यादा है। यहाँ पे सोल्ट तो था ही नहीं, 0 था, यहाँ पे सोल्ट ज्यादा है और वाटर जो है वो कम है। तो सोल्ट ज्यादा हुआ हमारा, पानी जो है वो हमारा कम हुआ। अंदर की साइड, अंदर के कंपैरिजन में क्या हुआ, पानी क्या है बच्चों हमारा ज्यादा है। तो वो पानी की मूवमेंट जो है वो हमारी किस तरीके से चलेगी, बाहर से अंदर की साइड हमारा जो पानी है वो मूव करेगा, ठीक है। इनसाइड द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल हमारा वाटर जो है वो मूव करेगा एंड देयरफॉर हमारी जो सेल है, सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, हमारी सेल जो है वो श्रिंक करेगी। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जहां सेल हमारी सूज जाएगी, इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। और इस टाइप का सोल्यूशन जहां पे हमारी सेल जो थी वो श्रिंक हो गई, इस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलेंगे बच्चों हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्लियर। हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्लियर। हमारी अगली एक्टिविटी कहती है पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इन अ प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। रेजिन मान लीजिए आप क्या, किशमिश जो होती है ना, किशमिश को आप लीजिए और उन किशमिश को आप पानी में रख दीजिए, सिंपल प्लेन पानी, पानी के अंदर कुछ मिक्स मत करना, कहीं आप चीनी मिला दो, नमक मिला दो, कुछ प्योर वाटर लेना आपको, ठीक है। उसके बाद कहा गया देन प्लेस देम इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कहा गया, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने किशमिश को लिया, हमने क्या किया, प्योर वाटर में रखा, पानी में रखा, तो क्या होगा, वो किशमिश क्या करेंगे बच्चों, सूज जाएंगे, इट विल गेट स्वोलन। सेम एक्टिविटी जो प्रीवियस एक्टिविटी थी, सेम इसके बेसिस पे क्या होगा, हमारा सूज जाएंगे, क्योंकि क्या था हमारे पास ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। उसके बाद क्या किया, इसी सूजे हुए हमने क्या किया, दूसरे में रखा जहां पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है ना, सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, या सॉल्ट का हो या फिर शुगर का हो, उसमें हमने उसको जो स्वोलन हो गया था हमने इसको उसमें रख दिया, ठीक है। अब हमने उसको इसमें रख दिया, तो क्या होगा, वापस से ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, वापस से ये बच्चों श्रिंक हो जाएगा, वापस से इट विल गेट श्रिंक, क्योंकि ये क्या था हमारा, ये हमारा था हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हमारे यहाँ पे था हमारा हाइपोटोनिक और यहाँ पे हमारा था बच्चों हाइपरटोनिक। क्लियर, दोनों टर्म्स क्लियर हैं। आंसर भी इन्होंने दिया गया है ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। तो पहले में क्या हुआ, पहले में हमारे पास क्या हुआ, पहले में हमारी जो क्या थी बच्चों, पहले में हमारे पास जो किशमिश थी हमारी वो क्या करेगी, वाटर उसके अंदर चला जाएगा और वो सूज जाएगी। दूसरी एक्टिविटी में क्या होगा, हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इट लूजेस वाटर एंड सब्सिक्वेंटली श्रिंक्स। दूसरे केस में जब ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी। क्लियर, सिंपल इसका केस है हमारे पास, दिस इज द सिंपल केस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस या फिर हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन का सिंपल केस आपको समझाया गया है। जब हम बात करेंगे सोल्यूट की टर्म्स में और सॉल्वेंट की टर्म्स में, हमारा जो सोल्यूशन है
वो होंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा जब हमारा जो सेल है वो सूज जाएगी, इट विल गेट स्वॉलन, एंड इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन द सेल्स विल लूज द वाटर एंड देयरफॉर दे विल श्रिंक। क्लियर, वो क्या है, वो श्रिंक कर जाएंगी। इसी के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक टर्म आती है बच्चों एंडोसाइटोसिस करके, वो टर्म देख लेते हैं कि एंडोसाइटोसिस जो है उसका मतलब क्या है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस हमें जनरली देखने को मिलती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इस केस में जनरली हमें एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। एंडो का मीन्स इनसाइड, समझ आ रहा होगा एंडो से। एंडो का मीन्स क्या होगा, एंडो का मतलब क्या है बच्चों, इनसाइड। साइटोसिस से क्या आएगा, दैट मीन्स सेल, साइटोसिस। ठीक है, दैट मीन्स इनसाइड द सेल, कोई चीज सेल के अंदर आ रही है। क्या होगा प्रोसेस, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या दिखाई गई, ये दिखाई गई है, ये हमारी, ये जो दिखाई गई आपको बच्चों, ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई मटेरियल आई है, जो पर्पल कलर मटेरियल्स हैं, ये कोई मटेरियल है जिसको इसको अंदर के साइड लेना है। ठीक है, अंदर के साइड लेना है। नॉर्मल प्रोसेस क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, वो प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू नहीं हो पाता, क्योंकि डिफ्यूजन अलाउ करते हैं सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स को। ये जो पार्टिकल का साइज है ये काफी ज्यादा लार्ज है, पार्टिकल का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, जो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू नहीं आ सकता। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू नहीं आ पाएगा तो क्या प्रोसेस होगा, हमारे पास एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। मटेरियल्स पास आएंगे, सेल जो है वो आपस में क्या हो जाएगी, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगी, और इस तरीके का बाद में हमारे पास वेसिकल फॉर्मेशन जो है बच्चों वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वेसिकल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। दोनों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पास आएगी ताकि उसका सर्फेस एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। जो लार्ज मटेरियल है, जो हमारे पास सब्सटेंस है जिसको हमें सेल के अंदर लेना है, उसको एनगल्फ करेगी। एनगल्फ करने के बाद वो ब्रेकआउट हो जाएगी और एक वेसिकल, ये जो था ये हमारा वेसिकल कहलाएगा, एक वेसिकल हमारा बन जाता है। इसी सिंपल प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना भी एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही लेते हैं। अब मान लीजिए जिनका ये फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल है, और फूड पार्टिकल को उनको अंदर लेना है। हमारे पास तो माउथ है जो कि ओपन है, खाना लिया आके और खा लिया, सिंपल सा प्रोसेस। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं, तो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, वो अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ आई, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस समझ आया। जब भी कोई ऐसा मटेरियल हो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू पास ना हो पाए, वो इतना बड़ा हो, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। एंड एंडोसाइटोसिस इज द सिंपल प्रोसेस where the plasma membrane engulfs the material and later on forms the vesicle, and therefore that material, that substance is now inside the cell. This simple process is known as cytosis. Clear है? अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों जो हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउटसाइड द सेल। कैसे मूव करते हैं प्रोसेस के थ्रू, बताया था बच्चों, सिंपल प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू मूव करेंगे। ठीक है, कहाँ मूव करेंगे, सेल से। कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हर एक मटेरियल को अलाउ नहीं करती, ये उस मटेरियल को पहले सेलेक्ट करेगी फिर उसको परमिट करेगी। क्लियर है। CO2 और वाटर कैसे मूव करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल बच्चों, इट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन to its lower concentration। क्या देखा हमने, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेल प्रेजेंट है, ये हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है, बाहर क्या है, CO2 ज्यादा है। CO2 के जैसे मान लीजिए हमें फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करना है, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करना पड़ेगा प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए हमने देखा था 4 रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की एंड क्लोरोफिल की। कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सेल को अंदर की साइड लेनी है, तो क्या होगा, CO2 बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर CO2 जो है वो कम है,
तो क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या आएगा, बाहर से अंदर की साइड आ जाएगी हमारी CO2 बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यही सिंपल प्रोसेस हमारे पास रूट्स में होगा, किसी केस में वाटर केस में। क्लियर, सिंपल सेम प्रोसेस होगा हमारा वाटर का, बाहर से अंदर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा ये वाटर जो है वो लूज हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि ट्रांसपिरेशन लॉस होता है प्लांट्स में, प्लांट्स भी वाटर को क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर में क्या होगा, पानी जो है वो कम होगा, अंदर के साइड जब रूट से लीफ तक पानी पहुंचता है तो उस लीफ में पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो पानी क्या करेगा, लूज आउट कर देगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। सेम प्रोसेस क्या होगा कि सेल्स के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहरी के एनवायरनमेंट में पानी की कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चों वो कम है, तो हाईयर से लोअर की तरफ मूव करेगा और डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारा वाटर जो है वो लूज हो जाएगा। क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर? इसको आपको डायग्राम बनाना है, समझाना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्यों कहेंगे? बिकॉज इट डज नॉट अलाउ all the materials, it does not allow all the materials to pass through it। ये हर एक मटेरियल को अलाउ नहीं करती, हर एक मटेरियल इसके थ्रू पास नहीं हो सकता। ठीक है, इट सेलेक्ट द मटेरियल, ये सेलेक्ट करती है, इट सेलेक्ट द मटेरियल, ये मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा मटेरियल जो बच्चों वो पास होना और कौन सा मटेरियल पास नहीं होना। जब ये सिलेक्ट करेगी तभी तो हम इसको बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिलेक्ट करते हो। किसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन विल बी ऑन बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, रिक्वायरमेंट है या नहीं है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, और उसकी यूटिलिटी, क्या वो यूज में आने वाला है या फिर वो टॉक्सिक सब्सटेंस है या वो नहीं है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, रिक्वायरमेंट एंड द यूटिलिटी ऑफ द मटेरियल और ऑफ द सब्सटेंस और ऑफ द एंटिटी। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक मटेरियल को अलाउ नहीं करती कि हर एक उसके अंदर से पास हो जाए या चला जाए। ठीक है, कुछ कुछ मटेरियल्स हैं जिनको वो अलाउ करेगी, जिनको वो पास करेगी। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल समझे, हमारे पास स्किन है, हमारी स्किन है, हमारी स्किन भी क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे एक्ट करेगी। मान लीजिए जैसे एक सेल की आउटर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरीके से हमारी बॉडी की आउटर लेयर है हमारी स्किन। अब स्किन सब कुछ अलाउ करेगी अंदर चला जाए, स्किन सब कुछ अलाउ थोड़ी करेगी सारा का सारा वो अंदर चला जाए। स्किन को मैंने पानी रखा तो पानी क्या करेगा, हम हाथ हटाते हैं तो पानी हमारा सूख जाता है, हटा देते हैं पानी को, सारा का सारा पानी अंदर अब्जॉर्ब तो नहीं होता। वही अगर आप मान लीजिए अगर हमने कोई मॉइस्चराइजर लगाया है, लोशन लगाया है, तो लोशन क्या करेगा, धीरे धीरे स्किन क्या है उसको एम्बाइब करेगी, उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, उसको वो अलाउ करेगी। ठीक है, तो क्या किया हमारी स्किन ने भी, क्या किया, सेलेक्ट किया है सब्सटेंसेस को। हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज अंदर नहीं जाएगी। Therefore, it is known as selectively permeable membrane। क्लियर है? आई होप आप सबको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली जो सेल ऑर्गेनेली है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और हमारे तीनों सॉल्यूशंस हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे जुड़िए और हमसे पूछिए। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।